वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द 9th क्लास। फोर्थ चैप्टर की हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज है उसका सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस की वीडियो जो है मैं सारी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आप जो है 1 बाय 1 जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, पूरे 4th चैप्टर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसकी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आज हम शुरू कर रहे हैं भाई एक्सरसाइज 4th लेसन की। ठीक है, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है कि भाई देखिए कोई भी एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आपने कंपेयर करना है इनकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में कंपेयर कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स ऐसे कीजिए कि एक बार ऐसे लिख लीजिए आप इलेक्ट्रॉन, एक टेबल बना लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, लाइन खींचिए, यहाँ पर लिखिए प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और खींचिए और लिखिए न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इन तीनों के लिए अलग अलग हम जो है डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इनमें कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बोर मॉडल पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा भी है कि भाई जो एटम के रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम। एन एटम मतलब कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, सो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो, इट विल ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के आउटसाइड है। ठीक है, तो एक एक कंपेयर तो ये हो गया इनका। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हैव द, सेकंड पॉइंट इसका क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या लिखेंगे कि इसके ऊपर भाई +1 चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर 0 चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये सेकंड कंपेयर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का एक मास जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि आप देखा होगा जब भी एटम का मास कंसीडर करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते नहीं है। रीजन क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, सपोज कि मैं अपना वजन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बॉडी में जो जितना वजन है मैं क्या करूँगा कि अपना वजन करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज कि अपना एक छोटा सा नेल्स काट के, ठीक है, उसके बाद अपना वजन करता हूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए फर्क तो पड़ा, क्योंकि उसका देखा जाए तो ओवरऑल नेग्लिजिबल, ना के बराबर फर्क पड़ा। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी का एक नाखून भी मान लो आप। ठीक है, तो एटम जैसे बॉडी के लिए एक नाखून की जो जो हम कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वजन जो है ना बढ़ता ना घटता है। ठीक है, एक छोटा सा नाखून अगर हम काट लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं भी एटम में इलेक्ट्रॉन का मास जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास हम क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल है। ठीक है, प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, प्रोटॉन्स का मास जो है, प्रोटॉन्स का मास होता है भाई 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, 2000 गुना, लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो इसका नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग इक्वल सा मास होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से कंपेयर करके एक्सप्लेन कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन मॉडल की भाई लिमिटेशंस क्या थी? तो जे थॉमसन मॉडल के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो स्टूडेंट्स आप उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर मैंने सब चीज़ें जो है एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस में अगर हम बात करें तो भाई क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन इट। ठीक है, तो तुमने जे थॉमसन का मॉडल देखा ही होगा, जिसमें बोला था कि भाई एक वाटरमेलन की तरह उसके अंदर सीड्स हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके सराउंडिंग जो है प्रोटॉन्स है, तो उसकी कमी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया? तो ये कमियां जो है उसकी आप एक्सप्लेन कर दोगे, उसे राइट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड की क्या कमियां रह गई थी? रदरफोर्ड की कमियां ये थी
उसका कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जो एक्सीलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, तो वो अपनी एनर्जी एक दिन लॉस कर देगा और जो है वो जो है स्टेबल नहीं है, एटम जो है स्टेबल नहीं है। मेन ओवरऑल बात ये कहना चाहते थे। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो भी उसकी एक कमी रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा ना कि रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, बट अगर हम देखें कि बट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट जो है सर्कुलर ऑर्बिट क्या बोलेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट विल नॉट बी स्टेबल बिकॉज द ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। उनका कहना ये था कि भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, वो एक दिन जो है अपनी एनर्जी लॉस करके जो है वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक है, तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसकी कमी आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम तो बच्चे सबको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सब बच्चों को आना भी चाहिए। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है आप अपनी बुक से जो है बना सकते हैं, शायद आपने पहले भी बना लिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि ये है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम ये रहा। ठीक है, ये न्यूक्लियस की एलिमेंट शेल्स होगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी मॉडल्स आपको करवाए हैं कौन कौन से, थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बोहर्स मॉडल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल क्या था, जो थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स रहते हैं, ठीक है, वो तो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स और एटम के इलेक्ट्रॉन्स बताए, और जो रेड ईटेबल पार्ट्स होते हैं वो उसके प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, तो उसकी कंपेयर करने आपने फिर अदर मॉडल्स के साथ। सेकंड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल था जिसने अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करवाया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में आप कंपेयर कर लेना इसके साथ। ठीक है, उसके बाद फाइनली बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। ठीक है, उसके बाद के एलिमेंट शेल्स के बारे में बताया, तो तीनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है इन सब के बारे में आपको कंपेयर करके एक्सप्लेन करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद आगे उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि भाई समराइज द रूल ऑफ द राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो पहले 18 एलिमेंट्स के लिए आपने एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, समराइज करना है रूल्स की इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ठीक है, तो 18 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो कैसे समराइज करेंगे? तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला सब बच्चों को याद है, बोर मॉडल को ध्यान रखिए और इसे समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए KLMN, ये शेल्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो एक आएगा, हीलियम के लिए 2 आ जाएगा यहाँ पर, लिथियम के लिए क्या आएगा 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, 2n स्क्वायर फॉर्मूला याद है ना सब बच्चों को? ठीक है, 2n स्क्वायर में n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो k शेल्स के इलेक्ट्रॉन निकलाते हैं, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, इस तरह से 1 से लेकर के 18 तक के आप इलेक्ट्रॉन्स, 18 पर है आर्गन, तो आर्गन तक के जो एटम्स हैं उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा सकते हैं, आप समराइज कर सकते हैं 1 बाय 1 भी, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज आप 6 क्वेश्चन ही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।